हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे 12वीं से दिल्ली, 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो ये तीसरा चैप्टर है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, क्या ये अध्याय 2 में था? ऐसा था कि, लेकिन फिर क्या है कि क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। मतलब जो हम लोगों ने लेसन 2 ये पढ़ा है, चैप्टर 2, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसके बारे में दिया है, इसकी वजह से यह दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना। इसके बाद देखते हैं, इस पे देखते हैं कि पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों, ये जो चौहानों हैं जिन्हें क्या कहते थे, चाहमान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली के एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। फिर और उन 5 वंशों को पहचान कीजिए। ये देखिए यहाँ पर नहीं है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इन लोगों का आरंभिक काल दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए कि तोमर का, ये चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का कब से कब तक था, इस तरीके से दिया हुआ है। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। ठीक है, इतिहास, तारीख क्या है, एक वचन, और तवारीख बहुवचन है। ठीक है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासक संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखेंगे कि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ठीक है, गांव में शायद ही को कभी रहते हों। वे क्या अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उनकी बेटी कौन थी? रजिया, सिंहासन पर बैठी। कब बैठी? 1236 में। ठीक, इस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया। कौन स्वीकार किया था? उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों की प्रशंसा कर नहीं मतलब कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। कब बैठी थी? 1236 में बैठी, 3 ही 4 साल बैठी, तो 1240 में उसे हटा दिया गया क्योंकि मतलब वो नहीं ये सोच पा रहे थे कि, और उससे कोई जो है वो प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, जो दरबारी जन थे उसके इस शासन से प्रसन्न नहीं थे। आगे देखते हैं रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार। जो मिन्हाज थे उनके विचार क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मतलब उनका क्या विचार था मिन्हाज का कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के अधीन हैं।
ठीक है, ये ईश्वर ने ऐसा बनाया है और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा, कौन था? रुद्रम्मा के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। तो कौन कौन था? कि रजिया भी थी और रुद्रम्मा थी 1262 से 1289 में, और कौन था? रानी दिद्दा 980 से 1003। ठीक, और उनका नाम दीदी से निकला था। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह संबोधन दिया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी, मतलब ये बेटों से बढ़कर ये जो है ये गुलाम को मानते थे। ठीक है, सुल्तानों की सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी है तभी पूरी ज़िंदगी कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। खलजी और तुगलक वंश, तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अब आगे देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, मतलब शराब बनाने और बेचने वाले को, ठीक, ये फिरुज हज्जाम नामक कई नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासकों पदों पर बैठाया। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता कौन थे? कि जो सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकारों के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किए गए थे, वो क्या कहला रहे हैं? इक्का। ठीक, और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार और मुफ्ती कहे जाते हैं। और उन्हें जो संभालने वाले अधिकारी थे वो क्या कहे जाते हैं? इक़्तिदार और मुफ्ती। मुफ्ती का फर्ज सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के
कहाँ गया, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। तो मुक्ति कौन थे, ये क्या करते थे, अपने इलाकों में राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है। और उसके बाद मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। ठीक। और क्या, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों पर बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी में रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर थे, जिसे खराज कहा जाता था। कृषि कर को क्या कहा जाता था, खराज, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है। तो कृषि कर को क्या कहते थे, खराज कहते थे, जो किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत, 50% होता था। मवेशियों पर, घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। आगे देखते हैं कि सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को और 14वीं सदी में भारत आए यात्री कौन आया था? इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी अफ्रीकी देश के ये जो थे 14वीं सदी में भारत कौन आया था? इब्न बतूता आए थे। चट्टानी उबड़ खाबड़ पलक, मतलब उन्होंने क्या बताया, जो इब्न बतूता भारत आए थे, कब आए थे कि 14वीं सदी में। तो उन्होंने बताया चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। ठीक है। और कभी कभी बाँस के झुरमुटों में, भारत में बाँस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं। इनके लिए किले प्राचीन का काम इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता रहता है, अर्थात यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर में तैयार किए गए औजारों में से बाँसों को काट डालती हैं। ये देखते हैं आगे क्या है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस-आक्सियाना, जिसको बोलते हैं आधुनिक उज़्बेकिस्तान है, इसको बोलते हैं ट्रांस-आक्सियाना, ठीक, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत तब क्या थे,
कि पाएंगे कि इसमें क्या है कि तुगलक वंश के बाद 1526 से तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। कब था? तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे परिवार भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में कार्य शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपनी राजस्व स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो अपने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, अब आगे ये है क्वेश्चन आंसर। अब इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे हम लोग देखेंगे।